चलिए वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब हमने बहुत चर्चा कर ली अलग अलग मुद्दों पर। अब शो को आगे बढ़ाते हैं और आपके सवालों का और हम रुख करते हैं। हमारे साथ जीएसटी इन्वेस्टमेंट के चीफ फाइनेंशियल प्लानर आदित्य शाह जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और ख़ास मौके के दिन हमने बहुत दर्शकों के सवाल भी आपके सामने रखने हैं, जिसमें से पहला सवाल अजय हमारे दर्शक का है और ये पूछना चाह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिहाज से अगर बात करें तो बेस्ट लार्ज कैप फंड कौन सा होगा। और लंबी अवधि से मेरा मतलब है कि लगभग 10 साल के समय की ये बात कर रहे हैं। इनके भाई को दरअसल 1000 रुपये निवेश करने हैं और 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत करनी है 10 साल के लिए। किस तरह का लार्ज कैप फंड आप इनको रेकमेंड करेंगे? एक्टिव की ओर इनको रुझान बढ़ाना चाहिए, या आपको लगता है कि जिस तरह से हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो ये इंडेक्स फंड के ज़रिए भी लार्ज कैप में अगर निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो किया जा सकता है? मैम, सब बहुत अच्छा सवाल इन्वेस्टर ने उठाया है। ये बीएससी का एक डेटा आया है पिछले हफ्ते, जिसमें ये कहा गया है कि 7 साल के नजरिए पे 90% एक्टिव फंड जो है वो अंडर परफॉर्म करते हैं इंडेक्स को, और 10 साल के टाइम होराइजन के अंदर नियरली अबाउट 70% अंडर परफॉर्म करते हैं इंडेक्स को। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टर लार्ज कैप की तरफ एक्सपोजर ले रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से फंड लंबी अवधि में आउट परफॉर्म करेंगे इंडेक्स को। तो पॉइंट नंबर 1, एक्टिव फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल मत रखिए लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। पॉइंट नंबर 2, इंडेक्स फंड रखिए। कौन सा इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर जो है उसको ट्रैक करते रहिए। जिनमें ये दोनों ही चीजें सबसे कम है वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। मेरी रिकमेंडेशन इन्वेस्टर को ये रहेगी, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है टॉप 50 कंपनीज का इस कंट्री में, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 साल के अंदर तो वॉलेटिलिटी भी कंट्रोल रहेगी और आपको इंडेक्स का रिटर्न भी मिल जाए। तो इन्वेस्टर को यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 50 में इन्वेस्ट करने की सलाह। ओके, ये बताएं कि कौन कौन से फंड्स का नाम आप रेकमेंड कर रहे हैं? हम यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, बड़ी सारी कंपनीज के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ चुके हैं, बट हमें वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है जहां पे ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो। यूटीआई का जो ये फंड है ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है, तो इसका ट्रैकिंग एरर भी कम है निफ्टी 50 इंडेक्स से, और इसका एक्सपेंस रेशियो है वो भी सबसे कम है बाकी सब पीयर्स में। तो इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी में तो बेहतर। ऑलराइट, एक्टिव फंड्स में कौन सी चॉइस होगी आपकी? मैं बिल्कुल भी एक्टिव फंड्स में रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर इन्वेस्टर को जाना ही है तो मिराय एसेट का ब्लू चिप फंड है, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक्टिव फंड में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बड़े सारे फंड जैसे कि एसबीआई ब्लू ओके, चिप, ब्लू चिप, वहां पे देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस आते हुए देखा है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा एक्टिव फंड्स की तरफ जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की ओर रुख करते हैं। उपेंद्र कुमार का सवाल मैं लूँगी। इनकी उम्र 37 साल की है और 1 करोड़ का टारगेट है इनका 20 साल में। और करंट इनकी जो एसआईपी चल रही है वो लगभग 5000 की एसआईपी चल रही है आदित्य। और एसबीआई का ब्लू चिप है, एक्सिस का ब्लू चिप है। इन्होंने एसबीआई का स्मॉल कैप लिया है और पराग पारिक का एक फ्लेक्सी कैप भी ले रखा है, और मोतीलाल ओसवाल का भी इन्होंने फ्लेक्सी कैप ले रखा है। तो 1 करोड़ का टारगेट इन 20 ईयर्स, और अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिंग जो कर रहे हैं वो 5000 रुपये की है। हम अगर 5,000 की एसआईपी करेंगे 20 साल तक और मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूं, इन्वेस्टर को सिर्फ 50 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि उसके गोल से शॉर्ट है। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर या तो अपनी टाइम होराइजन बढ़ा सकते हैं, 25 साल कर सकते हैं, तो हो सकता है वो अपने गोल को रीच कर जाए, या फिर अपनी एसआईपी को मिनिमम 10% से हर साल अगर वो बढ़ाते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपके पोर्टफोलियो में अगर देखें तो 5,000 की एसआईपी में बड़े सारे फंड हैं, इतने फंड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स को ही चूज करना है। तो 3 फंड मैंने उनको रेकमेंड किए हैं, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स फंड, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। जो बाकी के 2 फंड हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर है, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है उसको ऐड करने की जरूरत है। अगर तीन फंड में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में एसआईपी करते रहेंगे और अपने टाइम होराइजन को 20 साल से मिनिमम 25 साल कर देंगे,
तो शायद वो अपने गोल की तरफ आराम से रीच कर पाए। और राइट, चलिए, तो ये सलाह निकल के आ रही है उपेंद्र जी की, जहाँ पे आपको निवेश जो है वो अपना बढ़ाना होगा। लेकिन साथ ही उपेंद्र जी को तो आपने सलाह दे दी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आप वेल डाइवर्सिफाइड हो। वो उपेंद्र जी का ही सवाल अगर मैं लेकर चलूँ आदित्य, देखिए इनके पास एक स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है और ब्लू चिप है। फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी अगर आपके पोर्टफोलियो में हो, जो आपको तीनों मार्केट कैप्स अच्छे से कवर करके देती है, इसके साथ अगर मैच करना हो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो किस कैटेगरी का फंड होना चाहिए फिर? मैम अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप है तो मेरे हिसाब से एक्टिव कैटेगरी में 50% एलोकेशन फ्लेक्सी कैप का होना चाहिए। उसके साथ आप एक लार्ज कैप जोड़ सकते हैं जो कि इंडेक्स फंड रहेगा, और एक मिड कैप फंड भी जोड़ सकते हैं। स्मॉल कैप की तरफ सिर्फ तब चाहिए जब आपका टाइम होराइजन मिनिमम 10 से 15 साल हो, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो एक मिड कैप फंड जोड़ सकते हैं, और पैसिव फंड में लार्ज कैप जोड़ सकते हैं। तो अगर इन फंड्स में अगर आप एडिशन कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। सेक्टोरल फंड से बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, वहां पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 4 से 5 फंड आप जोड़ सकते हैं, और उसके ऊपर एक यूएस में जो एक्सपोजर है वो भी लेना बहुत जरूरी है। तो मिड कैप फंड, एक लार्ज कैप पैसिव फंड और एक यूएस का पैसिव फंड अगर आप जोड़ेंगे तो बेटर है। और राइट, आगे बढ़ते हैं। विभूति कुमार का सवाल लेंगे, और इनको अपने बेटे को 50 लाख रुपए गिफ्ट करने हैं, और ये चाह रहे हैं कि जो पैसे ये गिफ्ट करें अपने बेटे को, उनका बेटा सही म्यूचुअल फंड्स में निवेश करे, और 20 साल के अवधि के लिहाज से एक पोर्टफोलियो वो चाहते हैं कि हम उनके बेटे के लिए डिज़ाइन करके दें। तो बहुत ही अच्छा इरादा है आपका डॉक्टर विभूति कुमार श्रीवास्तव जी, लेकिन अब 50 लाख रुपए और 20 साल का टाइम होराइजन, राशि भी बहुत ज़्यादा है आदित्य। लेकिन किस्तों में निवेश करना होगा, जिस तरह से उतार चढ़ाव है, और अमूमन भी बाजार में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो अलग अलग लेवल्स पर लगाना ज़्यादा सही होता है। लेकिन किस तरह से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाए, मुझे नहीं पता कि 50 लाख के अलावा भी अतिरिक्त ये कोई निवेश करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर 50 लाख की ही बात हो तो किस किस अंतराल में किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना अग्रेसिव होना चाहिए आदित्य? अगर इन्वेस्टर को 50 लाख गिफ्ट करने हैं 20 साल के बाद अपने बेटे को, तो इन्वेस्टर को आज की डेट में 5,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। यहाँ पे मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम कर रहा हूँ इन्वेस्टर के लिए। अब दूसरी बात, इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को कैसे स्प्लिट करना चाहिए। मेरे हिसाब से लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर का, तो इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं मार्केट के अंदर। तो मेरे हिसाब से मैंने 3 से 4 फंड चूज किए हैं इन्वेस्टर के लिए। पराग वाला एक फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, एक स्मॉल कैप फंड भी रख सकते हैं एसबीआई का, और कोटक नैस्डैक फंड। इन 4 फंड्स में अगर आप एसआईपी करेंगे कंसिस्टेंटली अगले 20 साल के अंदर, तो आपका गोल आराम से रीच हो जाएगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम होराइजन जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, और आराम से 5,000 रुपए की आप एसआईपी करेंगे इन 4-5 तो आपका गोल आराम से रीच हो जाएगा। आदित्य, किस अंतराल में ये पूरे 50 लाख रुपए वो बाजार में निवेश करें? अभी इनके पैसे कहाँ पड़े हम नहीं जानते, लेकिन क्या बेटर होगा कि इन 50 लाख को ये किसी लिक्विड फंड में डाल लें और उसके बाद ये वहाँ से अपनी एसआईपीज या जो भी निवेश की राशि है वो बांटना शुरू करें? इसको लिक्विड फंड में रखेंगे, और फिर लिक्विड फंड से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है। उन सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से इन 4 फंड्स में इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं इन्वेस्टर, ताकि उनको लिक्विड फंड्स का भी रिटर्न मिलता रहे। और 6 से 12 महीने के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत तेज वॉलेटिलिटी आज पिछले 6 से 8 महीने के अंदर हम देख रहे हैं। तो एक ही बार में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर है। कितने समय में, 1-2 साल में 50 लाख रुपए पूरे निवेश कर देने होंगे? हम 6 से 12 महीने, जैसे 6 से 12 महीने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है वॉलेटिलिटी को टाइट करने के लिए, और आपको एवरेज एनएवी मिल जाएगी अगले 6 से 12 महीने की, जो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है जहाँ पे वॉलेटिलिटी के ऊपर आप टाइट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल दीवान चंद जी के लिए है, और ये कह रहे हैं कि इनके पास फ़िलहाल 10,000 रुपये हैं निवेश करने के लिए, और 10 साल में इनको 50 लाख रुपए चाहिए। तो बताएं किस तरह से बांटने चाहिए इनको इनके 10,000 रुपीज़? अब अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूँ,
तो इन्वेस्टर के पास 52 लाख रुपए होंगे एट द एंड ऑफ द होराइजन। तो इन्वेस्टर को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड को? मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पर एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, फिर पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, या फिर पीजीआई फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और यूटीआई निफ्टी 50 फंड और कोटक का नैस्डैक फंड। इन 4 फंड में इक्वली स्प्लिट करेंगे एसआईपी को, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करेंगे, अंडर परफॉर्मेंस में भी इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसने पिछले 1 साल में अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स को, पर कोई बात नहीं, फंड मैनेजर बहुत बढ़िया है और अच्छा काम कर रहे हैं, तो आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस में इन्वेस्टेड रहेंगे तो बढ़िया है, आराम से अपने गोल को रीच करें। ओके अब अगर ये अपनी राशि आगे चलकर बढ़ाना चाहें निवेश के आदित्य, तो क्या इन्हीं फंड्स में जो आपने रेकमेंड किए हैं उनमें ही डालने होंगे? बिल्कुल, इन फंड्स में आप इक्वली स्प्लिट करके अपनी राशि को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्वली स्प्लिट करके इन फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये अपनी कैटेगरी के बढ़िया फंड्स हैं, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस 1-2 साल के नजरिए में होता रहेगा, पर स्टिक कीजिए इन फंड्स को मिनिमम 10 साल के लिए, तो आपका काम हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और संजय कुमार का सवाल मैं लूँगी और ये कह रहे हैं कि अगर एक ही कैटेगरी के फ़ंड इन्होंने 2 अलग अलग फंड हाउसेस से ले लिए हैं और जिसमें 2 अलग अलग NAVs हैं, तो कैसे ये निर्णय किया जाए कि किस निवेश में आगे बढ़ना चाहिए, किस में से निकल जाना चाहिए? क्या फंड्स को खरीदने से पहले आपको NAV को ध्यान में रखना चाहिए? क्या ज़्यादा NAV वाले फंड को ही तरजीह देनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इन्वेस्टर्स में। NAV का म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कोई रिलेशन नहीं होता है। NAV सिर्फ एक वैल्यू है म्यूचुअल फंड के एसेट की उस डेट के ऊपर। म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो स्टॉक पोर्टफोलियो से आता है, जो कि वो अंडरलाइन स्टॉक पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड होल्ड करता है, और वो क्वालिटी ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो है वो डिसाइड करता है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना हो। अगर 2 म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी के अंदर है तो NAV को नहीं देखना है, अंडरलाइन म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स को देखना है, फंड मैनेजर कैसा है वो देखना है, और वो अच्छे टाइम में कैसे स्टॉक्स को होल्ड करता है और बुरे टाइम में कैसे स्टॉक को सेल करता है, ये सब देखना है। एक्सपेंस रेशियो कितना है म्यूचुअल फंड का वो देखना है। NAV का कोई भी रिलेशन नहीं है म्यूचुअल फंड के रिटर्न से, ये इन्वेस्टर को बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन कीजिए, और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो सिंपल जवाब देंगे इन्वेस्टर का, NAV पे बिल्कुल मत जाइए, पोर्टफोलियो की तरफ ज्यादा देखिए, एक्सपेंस रेशियो की तरफ ज्यादा देखिए, और फंड मैनेजर की क्वालिटी की तरफ ज्यादा देखिए। ये 3-4 पैरामीटर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बेटर रहेगा। NAV से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है रिटर्न से। ऑलराइट चलिए, तो ये सलाह आपने दी है संजय कुमार जी को, लेकिन एक और आखिरी सवाल मेरे पास बचा हुआ है, वो आखिरी सवाल लूँ उससे पहले चलिए रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। आज दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल का सीजन है, तो दिवाली स्टॉक्स या दिवाली म्यूचुअल फंड्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। सब लोग ढूंढ रहे हैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड या ऐसा स्टॉक जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके रातों रात पैसे कमा सके। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, कोई दिवाली स्टॉक या दिवाली म्यूचुअल फंड नहीं होता है। अगर आपको डेथ बनानी है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना है, तो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में 5 से 10 साल तक किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो दिवाली स्टॉक या दिवाली म्यूचुअल फंड एक मिथ है, उसमें ना पड़े। कंसिस्टेंटली कोई भी म्यूचुअल फंड उठाए, अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस में बने रहे म्यूचुअल फंड के अंदर। 10 साल तक अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास बहुत वेल्थ होगी। एग्जाम्पल अभी यही है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, बट अब पिछले 1 साल में अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है म्यूचुअल फंड पे। तो अगर आप 10 साल तक SIP कंसिस्टेंट वे में इस म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा होगा। अगर आप नहीं करके इसको बेच कर देंगे तो आपका रिटर्न बहुत ज्यादा ही करेगा। तो दिवाली स्टॉक्स या दिवाली म्यूचुअल फंड की तरफ मत जाए, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन। चलिए, तो ये है गुरु मंत्र और हम आगे बढ़ेंगे और हमारे आखिरी दर्शक नीरज कुमार का सवाल मैं लूँगी। ये
पिछले 6 साल से निवेश कर रहे हैं। उम्र इनकी 45 साल की है और मेरा एसेट इमर्जिंग बिजनेस फंड है। एक्सिस का ब्लू चिप है, एक्सिस का मिड कैप है, एल&टी मिड कैप, एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड इनके पास है। एक्सिस का गोल्ड ETF भी लिया हुआ है और इन्होंने ABSL का भी फ्रंटलाइन इक्विटी फंड लिया हुआ है। HDFC टॉप 100 है। NPS में कह रहे हैं निवेश करते हैं 5,000 रुपये और एम्प्लॉयर की तरफ से 18,000 रुपये जा रहे हैं। SBI ब्लू चिप भी इन्होंने लिया हुआ है पोर्टफोलियो में। SIP के जरिए तमाम फंड्स में निवेश कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या किसी फ़ंड में से निकल जाना चाहिए, क्या कोई फ़ंड ऐड करना चाहिए। 15 साल जो है इनका कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए जो अपने आप को टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं वो ये है। तो फ़ंड सिलेक्शन और ओवरऑल 15 साल के लिहाज से कैसे हैं फ़ंड्स, आदित्य? हम सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को गोल की तरफ लिंक कीजिए। इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना कोई गोल के, तो ये सबसे जरूरी बात है। अगर मैं इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखूं तो बड़े सारे फंड में इन्वेस्टेड हैं। एक्टिव ब्लू चिप फंड्स में भी इन्वेस्टेड हैं जहाँ पे उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने उनके पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाई करके 6 फंड्स की रिकमेंडेशन दी है। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस गोल्ड ETF, UTI निफ्टी 50 फंड, एक्सिस मिड कैप फंड और मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड। इन 6 फंड्स में आप अपनी SIP को इक्वली स्प्लिट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। इनके अलावा कोई भी फंड को ऐड बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में 6 फंड्स हो चुके हैं। और दूसरी बात, NPS में भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा रिटर्न वहां से भी लीजिए। NPS और इन 6 फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपके जो रिटर्न है अगले 15 साल में बहुत अच्छे। चलिए, तो यहाँ पर कुल मिला के आपने यश कुमार को सलाह दी है और इसी के साथ आदित्य बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों की तमाम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच।